साथियों, नमस्कार। के स्टडी परिवार में मैं कुलदीप कुमावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसे बिंदु के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम लेकर आए हैं एनटीए नेट का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत हिंदी कहानी जो है, उस कहानी में से जो कहानी आज हम लेकर आए हैं, उस कहानी का नाम है दुलाई वाली, जिसके रचयिता लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिमा नाम से भी रचनाएं लिखा करती थी। इस कहानी का आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं और आज इसकी संपूर्ण समीक्षा और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये कहानी ना केवल एनटीए नेट पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, बल्कि कई विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं हैं, उनमें भी इस कहानी को स्थान दिया गया है। आज इसी कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, बने रहें मेरे के स्टडी सेंटर पर। चलते हैं दुलाई वाली की तरफ। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष, जो छदम नाम से बंग महिमा नाम से रचनाएं लिखा करती थी। इनका जन्म 1882 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। मृत्यु 1950 में इनकी मृत्यु हुई और इनके कहानी संग्रह का नाम है कुसुम संग्रह। 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से यह हिंदी साहित्य संसार में इन्होंने कदम रखा। इससे पहले ये बांग्ला भाषा में काव्य लिखा करती थी। इसके अलावा इन्होंने बांग्ला का जो काव्य है, कहानियाँ हैं, उनको हिंदी भाषा में अनुदित करने का कार्य भी किया और उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रमुख कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में लिखी गई। यह कहानी भी अपने एनटीए पाठ्यक्रम में है, जिसे अपन अगली इकाई में या अगले चरण में अपन इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध कहानियों में कुंभ में चौथी बहू, दान प्रतिदान, दुलाई वाली, दालिया, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता रहा है। कुछ आलोचकों के द्वारा दुलाई वाली को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, जबकि इंदुमती जो कहानी है, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको भी कुछ विद्वान प्रथम कहानी मानते हैं। यह 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा, स्थानीय रंगों की दृष्टि से यह कहानी आज भी प्रमाण है। यथार्थ चित्रण मतलब एक ट्रेन की, इसमें मूल जो घटना है वह ट्रेन के अंदर घटित होने वाली जो घटना है, उसको स्थान दिया गया है। पात्रों के अनुकूल भाषा, जैसे पात्र है वैसे ही देशज क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। और स्थानीय रंग, जैसे मतलब देसी जो कपड़े हैं, विदेशी पहनावा है, बोली है, उनको इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल तथा रॉय कृष्णदास ने पाश्चात्य कला की दृष्टि से दुलाई वाली को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना है। हास्य रस से युक्त दो मित्रों की कहानी है। इसमें जो प्रधान रस की बात करें या प्रधान इसमें विशेषता की बात करें तो वह है कि हास्य के अनुकूल मनोरंजनात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। दुलाई क्या होती है? दुलाई जो होती है, दो लाई अर्थात जो पतला कपड़ा या पतली जो रजाई होती है, वह वस्त्र कहलाता है दुलाई। और दुलाई इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मित्र थे, जो दो मित्र थे, इसमें एक वंशीधर है और एक नवल किशोर है। तो एक जो मित्र है वह दुलाई पर ओढ़कर ट्रेन में बैठा हुआ था, उसकी कहानी है और उसी की चर्चा अपन आगे करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। पात्र परिचय की चर्चा करें तो पात्र परिचय दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुमेलित कीजिए, इस तरह के प्रश्न नेट की परीक्षा में कई बार
पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो यही यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बंशीधर नवल किशोर का मित्र है, जानकी का पति है। जानकी देई जिसका पूरा नाम है। नवल किशोर बंशीधर का मित्र और ममेरा भाई है। बंशीधर और नवल किशोर दोनों ममेरे भाई हैं, लेकिन ममेरे भाई कम है, मित्र ज़्यादा हैं। सीता जानकी की बहन है और बंशीधर की साली है। अन्य पात्रों के रूप में बंशीधर की सास, साला, रेल के यात्री और इक्के वाला, ये इसके अंतर्गत पात्र हैं। मुख्य पात्र इसमें बंशीधर, नवल किशोर और जानकी, ये तीनों मुख्य पात्र हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नवल किशोर की बंशीधर के साथ मजाक की कहानी तथा पहली बार, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, तथा पहली बार रेल यात्रा कर रही स्त्री के पति से अलग होने की कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। कथा इसके अंतर्गत जो मुख्य इसके या कहें कि 4 भागों में विभक्त ये कहानी है। शीर्षक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4 शीर्षक दिए हुए हैं। शीर्षक तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 भागों में विभाजित कहानी है। और इसका जो मुख्य रूप से जो भाग है वह तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत पूरी घटना घटित होती है। ट्रेन की घटना घटित है। एक स्त्री जो अपने पति से विभक्त हो चुकी है, अलग हो चुकी है, और उस स्त्री की जो स्थिति है, मनोदशा है, उसका चित्रण अन्य जो स्त्रियां हैं उससे वार्तालाप करके वंशीधर की सहानुभूति आदि के साथ प्रकट होती है। तो ये कहानी अपन पढ़ते हैं दुलाई वाली। बहुत ही शानदार मनोरंजन परक कहानी है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके, काशी, ये काशी के स्थान से शुरू हो रही है कहानी, ध्यान रखना कई स्थानों का नाम, कई जगहों का नाम इस कहानी में आया है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। कौन है वह पात्र? वह पात्र है बंशीधर। एक हाथ में एक मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। सुरती तंबाकू भी हो, तंबाकू जिसे कहा जाता है। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा जो उसका ससुराल था। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। बंशीधर पुकार रहा है सीता को, अपनी साली को। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है सीता की उम्र। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। मतलब अपने ससुराल से पीहर जाने की बात चल रही है। वह बंशीधर ससुराल में है और वह पीहर जाने की बात कर रहा है। उसका जो दोस्त था नवल किशोर, उसका तार उसे आता है और वह कहता है कि मैं आ रहा हूं। तो उससे मिलने के लिए उत्सुक होकर वह उससे मिलने के लिए जाते हैं। आगे कहानी कथानक आगे बढ़ता है। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। कि पीहर से स्त्री जब जाती है तो काफ़ी उसे समय लगता है, काफ़ी सामान उसे जमाना पड़ता है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं। आगरे नवल किशोर जो आगरे से नई बहू को साथ ले आ रहे हैं, तो दोनों वह आ रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है, बुलाया है, तार दिया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे।
क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? वह पूछ रही है क्या एक गाड़ी में नहीं जाओगे तो क्या दोस्ती थोड़ी अलग हो जाएगी? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किस से? नवल किशोर की हंसी से। हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, क्योंकि नवल किशोर का जो स्वभाव था वह काफ़ी मजाकिया स्वभाव था, देसी व्यक्ति था। विशेषता पूछी जा सकती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज में चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है, मैं तो मारे श्रम के मर गई। मतलब वह किसे कह रही है? उस जानकी की सास को वह नवल किशोर पुकार कर कहता है कि तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है, जिससे जानकी शर्म से मर जाती है या शर्म से उसकी नजरें झुक जाती है। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। आगे देखते हैं। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और अषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, क्योंकि जब कोई स्त्री पीहर से ससुराल जाती है तो दुखी अवस्था में है, तो उसी का चित्रण यहाँ किया जा रहा है। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। पूछा जा सकता है ससुराल बनारस में। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है। ये कथन पूछा जा सकता है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है, किस कहानी से अवतरित है या किसके लिए कहा गया है? कथन देकर परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए? इक्का क्या होता है दोस्तों? एक तांगे की तरह होता है, जो मतलब जिसकी जो ऊंचाई होती है थोड़ी कुछ ऊंची होती है। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे, और ससुराल में वह है तो वह एक सोच भी रहा है कि इक्के वाले को लेकर कौन आए, और नौकर चाकर भी नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छुच्छे को कौन पूछे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है, बीमार है फिर भी कह रहा है कि मैं जाकर ले आता हूँ। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर बिचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें ऊपर चढ़कर बैठना होता है, तो एक तो ऊपर चढ़कर बैठेगी तो कई पुरुष उससे नजरों से देखते रहेंगे। इस कारण से वह इक्का लाना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी पैसों की वजह से वह इक्का ही लेकर आता है, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे प्राय पुरुष के साथ संग एक साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि इक्के में बहुत सारी सवारी होती है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम होता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था, सामान था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिक्रोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोस्तों, सिक्रोल का नाम भी आया है। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए,
कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल गई? अब दोस्तों उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, किसकी? बंसीधर की, क्योंकि वह देसी व्यक्ति था और देसी व्यक्तित्व होने के कारण उसमें देसीपन झलकता है। क्या नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए न। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी कपड़े पहनना। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? क्योंकि विलायती सामान महंगा आता है तो उस सामग्री को क्यों खरीदा जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा बोहे टेढ़ी करके बोली, उह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डोडे दर्जे का टिकट मिलता है, उच्च वर्ग का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं डोडे दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गया। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। मुगल सराय स्टेशन पर उनका मिलना तय हुआ था, लेकिन वह नवल किशोर वहां नहीं पाता उसे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी समाने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती और गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक चलती गाड़ी में शुरू से आखिरी तक दे गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। तीसरी बार भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लगी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? बैठ होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। हो सकता है कि वह एक पैसे बचाने वाला व्यक्ति हो, दूसरी तरफ यो भी कह सकते हैं कि वह पत्नी उसे कुछ बात ना सुनाए, इसलिए कुछ समय के लिए वह उसे स्त्री कंपार्टमेंट में उसे बिठा कर आ गया हो, लेडीज कंपार्टमेंट में उसे बिठा कर आ गया हो। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। दूसरे का डिब्बे में चला जाता है। टिकट तो डोडे का था, पर डोडे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बात और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचती गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। अब मिर्जापुर में उसे भूख लग जाती है। उसे सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम में मतलब पानी की टंकी से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। नाश्ता कर लिया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, कि पहले पूछ लेते हैं फिर कुछ खरीदेंगे, लेकिन क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करते। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोडे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। दो एक मुसाफिर वहां पर उस कंपार्टमेंट में डिब्बे में थे। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई था तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी।
जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी, क्योंकि वह स्त्री पहली बार ट्रेन में यात्रा कर रही थी। रेल का लेना देना तो हो गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। ट्रेन स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया वह तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, और अरे इनकर मनई तो ना ही आई लेन हो, देखो रोवल कर थई। कि वह क्या कह रही है कि इनके आदमी तो आए नहीं, कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई दूसरी स्त्री, वहाँ 2-3 स्त्रियां बैठी हुई है जो वार्ता कर रही है। दूसरी स्त्री क्या कह रही है कि दूसरी डिब्बे में बैठ गए होंगे। इस तरह वार्तालाप आगे बढ़ती है। दूसरी कहती है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई कि दूसरी गाड़ी में बैठा होगा इसका आदमी। पहली, दूर बो रही, ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं कि हट, ये लेडीज गाड़ी थोड़ी है जो दूर बैठेंगे। दूसरी, तऊ हो भुल्लू तू कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी। वह उससे तहु तो भल्लू तो कहा कहू, मतलब तुम कहाँ उतरोगी? कौन गाँव उतरूँ बेटा? मिर्जेपुर चढ़ी हूँ ने पूछ रही है कि कौन गांव उतरेगी बेटा? मिर्जापुर से चढ़ी है। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ने, हम कहाँ कहा उतरबू हो? आए इलाहाबाद। कि इलाहाबाद के कौन से गांव? इलाहाबाद में, यहाँ इलाहाबाद में किस कहाँ उतरना है, कौन सी जगह उतरना है, वह पूछ रही है। हट, हम पूछ लाना कि हम पूछते हैं कि हम कहाँ उतरबू, कि तुम कहाँ उतरने वाली हो? आए इलाहाबाद, इस इलाहाबाद में। दूसरी, इलाहाबाद कौन सा गाँव हो ही हो? दूसरी स्त्री पूछ रही है कि इलाहाबाद में कौन से गांव में तुम जाओगी? इस तरह उनके वार्तालाप चलती है। पहली, अरे नाही जनलू प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। क्या करिए? अरे नहीं, प्रयाग, प्रयाग नहाने के लिए जाते हैं। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहेक नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 धाई नहाए चुकी है। ऐसा हो सोमारी और गहन दका दका लाग तरहा तौन तोरे काशी जी नहाए गई रहे। दोस्तों, यह विशेषता है क्षेत्रीय भाषा की। जो मिर्जापुर की जो भाषा है, उस भाषा मिर्जाई भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह उन स्त्रियों में बातें हो रही है कि उस स्त्री के बारे में वह पूछ रही है। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटेल बाटेन फोन, यह साई तो बिचारो विपत्ति में न पड़ी बाटली, कि ये बिचारी से कई विपत्ति में तो नहीं पड़ गई है। हे हम पच्चा है राजघाट टिकस कटौली, मांगल के सराय उतरली, होद पुनः चढ़ैली। कि वह कह रही है कि मैं तो राजघाट उतरूंगी, मैं मोंगल उतरूंगी। इस तरह से वो बातें करिए और फिर मुझे दूर जाना है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली ओरो मोरे संगे रही, दकोने टिसनिया पर उकर मल्लिकवा उतरे से, जुरते ही गडिया खुली, अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नारी, ए साहिब गडिया खड़ी कर, ए साहिब गडिया तनी खड़ी कर, भला गाड़ी गडिया दहीनाती काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, इसका मेहरिया बड़े ही अजीब आदमी है। भला क्यों के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला, कि वह चिल्ला चिल्ला कर उसने पुकारा होगा वह भी। इसकी इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थे एक से एक अनोखी बातें कह कह कर अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नाही, ए साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताइल ले मसूलिया लेई, अरे यूं तो नाही के दूर से आवत रहल ने, फरागत के बद उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न की हो गोया, कि हम तो इनके संग के आदमी को देख रहे हैं कि कहीं वह मिल जाए। तीसरी, हम देख रही ली हो मजे टोपी दियले रहलेन को। इस तरह उनके बातें क्षेत्रीय भाषा में चलती है। आगे देखते हैं। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, कि तुम तो बिना परेशान मतलब बिना काम ही बेवजह इस स्त्री को डरा रही हो।
जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच गए होंगे कि इसके पति ने तार कर दिया होगा इलाहाबाद स्टेशन पर, वहां पर वह मिल जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। वंशीधर का कथन है ये। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। कि वह स्त्री के प्रति सहानुभूति रखता है और उसे अपनत्व दिखाते हुए उसे उचित स्थान पर या उसके घर पर या उसके पति के पास वह ठहराने की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता है। आगे देखते हैं। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह निकली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के उस कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे वाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कई तरह की बातें होती है। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। यह जो दुलाई ओढ़कर बैठी है यह दोस्तों कौन है? नवल किशोर। स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मजाकिया स्वभाव का था और वह बंशीधर के मजे ले रहा था। उसे मजाक करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए वो उसे टांग खींच रहा था। कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामने हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगा कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। कि अगर तार में कोई खबर नहीं आई इलाहाबाद में तो जब तक उसके पति नहीं आते तब तक वहीं ठहरना पड़ेगा। और जो उससे जो कोई न आया तो क्या करूंगा, इस तरह वह विचार करता है। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षितों स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो कहूं बिना टिगस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठ दिहलेन और अपुआ तहुन टिक्कस ले के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। वह कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ मदद नहीं करेगा। या कहीं ऐसा ना हो कि इसके कुछ जो इसके पास जेवर है वगैरह है वह छीन कर रफू चक्कर हो जाए। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरा साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। वह खुल्लम खुल्ला कहता है कि हमें भी कुछ दे देना। इस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस बद्धर महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगी, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खुलखला हंसे। अरे ये क्या सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझा कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ।
तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर बेड लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणगान के संग पहली बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आए। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। 1907 में लिखी गई कहानी, और वह स्त्री कौन थी? नवल किशोर की पत्नी। धन्यवाद।